हाँ जी, तो बच्चों ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 2.96 जिसमें वो कह रखे हैं इन दिस नेटवर्क वी नॉट इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट, यानी कि इस नेटवर्क के अंदर जो वी नॉट मेंशन है वो 6 वोल्ट के बराबर है, ठीक है जी। और फाइंड कीजिए आईएस की वैल्यू को, ये आपकी आईएस की वैल्यू। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कंसेप्ट कौन-कौन से लॉ का लगने वाला है। बच्चों इसके अंदर ना जो साफ मुझे दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक तो ओहम्स लॉ का कंसेप्ट लगेगा, आपको ओहम्स लॉ का पता होना चाहिए क्या चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस का आपस में जो रिलेशनशिप होता है, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो आपके पास ज़हन में कंसेप्ट होना चाहिए। उसके बाद एक आपके पास यहाँ पे केसीएल का कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल केसीएल ये टोटल 3 चीज़ें हो गई। चौथा एक और कंसेप्ट है जो है करंट डिवीजन रूल का कंसेप्ट। ये 4 कंसेप्ट अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप इस क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई मसला नहीं होगा। अब देखें हम इसको सॉल्व करते हैं आपके सामने। सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट बनाते हैं। देखें, आईएस एक ऐसी करंट थी, क्योंकि हमने आईएस को मालूम करना है ना। आईएस एक ऐसी करंट थी तो जो देखें यहाँ पे इस तरह से इसने मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ से सप्लाई हो रही है ना, तो यहाँ से सप्लाई होना स्टार्ट हुई, जाके आगे इस पॉइंट पे जब ये पहुंची तो ये था हमारा एक नोड, इसको हम कह देते हैं नोड 1, ठीक है जी। इस पॉइंट पे आके इसको आगे दो रास्ते मिले, एक रास्ता ये एक रास्ता ये, और आप जब करंट को दो रास्ते मिलते हैं तो वो ज़रूरत के मुताबिक डिवाइड हो जाती है। तो लिहाजा करंट ने क्या किया, करंट ने अपने आप को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, कुछ करंट इधर को गया, कुछ करंट इधर को गया। जो करंट इधर को गया उसको हम नाम दे देते हैं जी I1 का, और जो करंट इस तरफ गया उसको हम नाम दे देते हैं I2 का, ठीक है जी। अब ये जो I1 करंट है ये आगे चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ पे जब ये पहुंचा तो इसको भी आगे दो रास्ते मिल गए, क्योंकि ये भी हमारा एक नोड है। यहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, जहाँ पे बच्चों नोड के कहीं, अब मैं आपको नोड का भी कंसेप्ट देना पड़ेगा। बच्चों देखो, नोड जो होता है ना, नोड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो, जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच हो वो बाइनरी नोड कहलाता है, जहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो, लाइक तीन चीज़ों की वायर अटैच हो, वो होता है हायर नोड, और जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो वो होता है सरफेस नोड। हम बाइनरी नोड कभी कंसिडर नहीं करते, हायर और सरफेस नोड कंसिडर करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे जब ये करंट पहुँची, ये हमारे पास दूसरा नोड था, तो इस करंट को भी आगे दो रास्ते मिले, तो ये भी अपने आप को ज़रूरत के मुताबिक दो हिस्सों में तकसीम कर देगी। I3 करंट के नाम से, लाइक मैं कहता हूँ, इस तरफ कुछ करंट चली गई, और I4 के नाम से कुछ करंट इधर को चली गई, ठीक है जी। ये हमारा काम डन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ काम कैसे डन होगा। अब देखें, पहले नंबर पे मैं I3 की करंट को मालूम कर सकता हूँ कैसे। मुझे इसके क्रॉस V0, इस रजिस्टर के क्रॉस इसके वोल्टेज पता है 6 वोल्ट, जो उस वक्त ही प्रोड्यूस हो सकते थे जब इस रजिस्टर में से कोई करंट गुजरती है, क्योंकि ये ओहम्स लॉ का कहना है जब किसी रजिस्टर में से कोई करंट गुजरता है तो उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे ओहम्स लॉ लग जाएगा। ओहम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो इस रजिस्टर के क्रॉस जो इसके वोल्टेज है वो है V0, तो लिहाजा V की जगह V0 आ गया, इज इक्वल टू IR। IR की जगह क्या आएगा, पहले तो रेजिस्टेंस लिख लेते हैं 2K। रेजिस्टेंस पहले लिखने की वजह ये है क्योंकि बच्चों करंट उस साइन के साथ आएगी जिस टर्मिनल में करंट इसके वोल्टेज में एंटर कर रही होगी। अब देखो करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, दैट्स वाई ये प्लस में पुट की जाएगी। अब आप यहाँ से इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हो। देखो I3 इधर ही रह गया और 2K उधर जाके V0 के बटे में चला गया। V0 की वैल्यू 6 है, ये मैंने 6 पुट कर दी और बटे में 2K चला गया, तो यहाँ से आपके पास देखो 3 आ जाएगा। 2 1s are 2 3s are 6 और किलो ऊपर जाके मिली, तो 3 मिली एम्पेयर आपके पास I3 की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। ये आपके पास आ गई। अब आप ना I3 की ही मदद से I1 को मालूम कर सकते हो बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि करंट डिवीजन रूल में ना असल में आपको याद होगा, शायद किसी बच्चे को याद हो कि मैं रजिस्टर वगैरह, चलें यार एक छोटा सा आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये देखें, छोटा सा ड्रा करके दिखा रहा हूँ। अगर इस तरह से एक सर्किट हो हमारे पास, यानी कि एक करंट आके डिवाइड हो रही है दो हिस्सों में, ठीक है जी, कोई भी उसका नाम है, ये R1 है, ये R2 है, ओके हो गया। यहाँ पे लाइक एक करंट है जिसका नाम हमने, जैसे यहाँ पे I3 रखा हुआ है, I3 है, ठीक है जी। आपको ये करंट डिवीजन रूल लगा के दिखाने लगा हूँ। अगर मैं करंट I3 को फाइंड आउट करना चाहूँ, ऐसी फॉर्म में सर्किट होना चाहिए। फॉर्म का मतलब है यानी ये करंट जो है ना, प्रीवियस वाली करंट वो आके दो हिस्सों में यहाँ पे तकसीम हुई होनी चाहिए। लाइक इस तरफ भी एक करंट जो हमारी जा रही है I4 के नाम से है। तो देखें कैसे हम मालूम करते हैं I को। बच्चों I को मालूम करने का सिंपल तरीका ये होता है, देखें
कि I3 को मैं मालूम करता हूँ, ठीक है। I3 को मालूम करने का ये तरीका है, जिस वायर की रेजिस्टेंस आप मालूम कर रहे हो ना, जिस रजिस्टर के क्रॉस आप करंट मालूम कर रहे हो, उसके पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस को ऊपर रखो जो कि R2 है, क्योंकि इसके पैरेलल, अब पैरेलल और सीरीज का भी आपको कंसेप्ट देना पड़ेगा बच्चों। जब दो रजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन होता है ना वायर का, तो वो सीरीज में होते हैं। जब अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं। सिर्फ रजिस्टर ही नहीं, कोई भी कंपोनेंट हो, अगर उसका किसी कंपोनेंट के साथ अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन है तो वो पैरेलल में है। अब ये देखें, इन तीनों के दरमियान वायर का एक एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है इन तीनों चीज़ों का, और एक टर्मिनल यहाँ नीचे कॉमन हो रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों चीज़ें आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं, ठीक है। तो डेट्स वाई यहाँ पे इस तरह से आपको बता रहा था मैं कि जिस रजिस्टर के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट कर रहे हो उसके पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखो। तो इसके पैरेलल में कौन सी ब्रांच है, वो R2 वाली ब्रांच है, तो उसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखो, बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, यानी इसकी अपनी ब्रांच की प्लस पैरेलल ब्रांच की, और मल्टीप्लाई करवा दो सप्लाइड करंट के साथ, जो कि सप्लाई ये है जो कि आगे दो हिस्सों में तकसीम हुई थी, यानी टोटल करंट के साथ। तो यहाँ से आप इसका फार्मूला I1 का बना सकते हो कि नहीं, क्योंकि आपको I3 की वैल्यू इसमें पता है, तो आप I1 की वैल्यू यहाँ से मालूम कर सकते हो इसके फार्मूले से। तो यही मैं आपको लगा के दिखाने लगूँ। देखो, अब ये मेरे पास I3 का मैं फार्मूला लगाता हूँ, करंट डिवीजन रूल, ठीक है जी। I3 इज इक्वल टू, करंट डिवीजन रूल लगाने लगूँ I3 को मालूम करने के लिए, लेकिन वो मुझे ऑलरेडी मालूम है, लेकिन उसी की मदद से I1 मालूम हो जाएगी। तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, अब ये देखो, I3 के साथ, I3 की जो वायर है उसका एक टर्मिनल इस वायर के साथ यहाँ पे कॉमन हो रहा है, और इस वायर का दूसरा टर्मिनल जो है I3 वाली वायर के साथ यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यानी ये दोनों वायर्स आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं। तो लिहाजा देखो, जैसा उसका कहना था, जिस वायर के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट करना चाह रहे हो उसके पैरेलल वायर की आपने रेजिस्टेंस ऊपर रखनी है। तो पैरेलल वायर की रेजिस्टेंस टोटल कितनी है, पैरेलल वायर की टोटल रेजिस्टेंस है टोटल 2K + 1K, क्योंकि इन दोनों के दरमियान देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस प्लस हो जाती हैं, तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस असल में 3K है। तो इन दोनों की जो, यानी कि पैरेलल ब्रांच की अगर मुझे रेजिस्टेंस ऊपर रखनी है तो वो इन दोनों का सम ऊपर रखना पड़ेगा, 2K + 1K, ठीक है जी। मैंने यानी I3 के पैरेलल ब्रांच की, पैरेलल वायर की जो रेजिस्टेंस थी उसको ऊपर रख दिया, बटे में रखी टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि पैरेलल वायर की रेजिस्टेंस प्लस इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस। इसकी अपनी वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, 2K, तो वो भी इसमें जमा हो गई, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट, यानी कि वो वाली करंट जो आके दो हिस्सों में तकसीम हुई, या टोटल करंट कह सकते हो। तो टोटल करंट इनके लिए I1 थी, तो I1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब देखें आपके सामने है सारा, आप I1 को फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको I3 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये देखो, ये बन क्या रहा है 3K ओवर, ये टोटल बन रहा है 5K, ये देखें बटे में आ रहा 5, 3K डिवाइडेड बाय 5K, किलो किलो से कट चुका होगा, यानी ये बनेगा 3/5। तो 3/5 को बच्चों जब मैं दूसरी जानिब लेके जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5/3 हो जाएगा। तो आपके पास I1 का फार्मूला बन जाएगा 5/3 I3। तो अब वैल्यूज पुट कर लो, 5/3 मल्टीप्लाई विद I3 की वैल्यू कितनी है जी, आपके पास 3 मिली। तो ये देखो साफ नज़र आ रहा है, 3 से कट गया, और 5 मिली एम्पेयर आपके पास वैल्यू है आपके I1 की। I1 इज इक्वल टू 5 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब मुझे I1 की वैल्यू पता ना, जैसे मैंने देखें I1 जो थी ना वो करंट असल में हमें हासिल हुई थी इस करंट सोर्स की वजह से, यानी इन दोनों के लिए I1 और I2 के लिए टोटल करंट ये है। अब इनके ऊपर भी देखो करंट डिवीजन लग सकता है, लेकिन उस वक्त तक नहीं लग सकता जब तक ये पीछे वाले जो सर्किट है वो इस फॉर्म में ना आ जाएं। तो लिहाजा इस फॉर्म में ले जाने के लिए मुझे ये आगे वाले रेजिस्टेंसेस का आपस में रिलेशनशिप करके इनको स्मॉल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, हम यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में लेके जाना चेक करते हैं। मैं पहले नंबर पे अब आपको यहाँ पे ना अपना रफ अमल शुरू करने लगा हूँ। मैं क्या कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ ये जो दो रजिस्टर यार लगे हुए हैं इनकी जगह एक रजिस्टर ना लगा लिया जाए, मैं पहले ये सोचता हूँ, ठीक है जी। अब आपको मैं आपकी फॉर्म में समझाने लगूँ, जैसे आप एक स्टूडेंट हो तो आप सोचना स्टार्ट करते हो। मैं कहता हूँ इन दोनों की जगह यार एक रजिस्टर नहीं लग सकता, इनका रिलेशनशिप फिर मैं चेक करता हूँ, तो इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक वायर का टर्मिनल कॉमन हो रहा है। तो जब दो रजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक वायर का टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होते हैं। तो लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों का सीरीज कम्बिनेशन निकाल लिया। सीरीज कम्बिनेशन में वैल्यूज जमा हो जाती हैं, तो 2K + 1K हो गया, और मुझे पता चल गया कि मैं इन दोनों की जगह सिर्फ एक रजिस्टर लगा सकता हूँ जो कि 3 किलो ओम का रजिस्टर है। तो मैंने इन दोनों की जगह 3 किलो ओम लगा दिया, ठीक है। ऐसे 3 किलो ओम लगा दिया, शेप ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा आपके माइंड में अब चल रहा है। 3 किलो ओम, ठीक है जी।
उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने ये भी सोचा कि यार ये जो 2 किलो ओम का रजिस्टर लगा है इसको भी ना कट कर लिया जाए, यानी कि इसको भी ना उतार लिया जाए। तो मैंने इसको भी उतारना स्टार्ट किया, मैंने इसको भी बीच में शामिल कर लिया इस डॉटेड लाइन के। मैंने कहा इसको भी यार उतारो, इसको भी उतार के एक रजिस्टर बनाते हैं। तो मैंने इस वायर को जब कट किया तो इसके सामने ऐसे ये ऐसे अटैच होना था ना, क्योंकि यहाँ पे आके 3 किलो हमने अटैच होना था ये वाले ने, तो इसके साथ ऐसे सामने लगा हुआ था 2 किलो हम। ठीक है जी, आपको सारा रफ अमल में ड्रा करके दिखाऊंगा जैसे जैसे कट लगाता जाऊंगा। तो इसके सामने ऐसे 2 किलो हम अटैच था और पीछे ऐसे वायर जा रही थी ये वाली 3 किलो हम की। तो देखो इन दोनों के दरमियान बच्चों 3 किलो हम और 2 किलो हम के दरमियान एक वायर का टर्मिनल यहाँ नीचे कॉमन हो रहा था और एक यहाँ ऊपर कॉमन हो रहा था, यानी एक ये था और एक ये था। ये दोनों अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होने की वजह से आपस में पैरेलल में लगे हुए थे। ठीक है जी, ये दोनों पैरेलल में थे, तो यानी मुझे इनका पैरेलल निकालना होगा। तो मैं R2 के नाम से इनका पैरेलल निकाल लेता हूँ। पैरेलल में क्या करते हैं, जब दो रजिस्टर हो तो उनका पैरेलल लेने का तरीकाकार सिंपल है, ऊपर उनकी वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन करवा दो, नीचे उनकी वैल्यूज़ का सम करवा दो, तो आपको उनका पैरेलल मिल जाएगा। ये तरीकाकार होता है। तो अभी इसका मैं पैरेलल निकालता हूँ, कितना निकलता है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 डिवाइडेड बाय 5 है सिंपल। तो 6 डिवाइडेड बाय 5 जी कितना होता है हमारे पास 1.2 किलो ओहम आपके पास इसकी रेजिस्टेंस आ गई। अब मैं इसका सर्किट आपको ड्रा करके दिखाता हूँ किस फॉर्म में आ चुका है। हमने क्या किया है, ये 3 रजिस्टर्स उतार के इनकी जगह एक इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस लगा देनी है, सिंपल। ये देखें, ये आपके सामने आ गया पहला हमारा करंट सोर्स, जो टोटल करंट सोर्स है IS, जिसे हमने मालूम करना है। उसके बाद ये दूसरा रजिस्टर लग गया 7 किलो ओम का, इसमें से करंट गुजरी है, जैसे हमने इसको नाम दिया हुआ है I2। उसके बाद एक यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ था और ऐसे हमने आगे से तार काट दी हुई है। ठीक है जी, अभी आपको सारा मैं सिनेरियो दिखा रहा हूँ। ये 3 किलो ओम का रजिस्टर था ये वाला, इसमें से ऐसे I1 करंट जा रही है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली हुई है, जो कि है जी 5 मिली एम्पेयर। और आगे की सारी वायर्स को हमने कट कर दिया है, उनकी जगह जो हमारे पास रिजल्टेंट आया उसको हमने यहाँ पे ला के अटैच करना है। कितना आया जी 1.2 आया, तो वो यहाँ पे ऐसे लग जाएगा इसके साथ 1.2 किलो ओहम, जिसका नाम है जी R2। ठीक है जी, इस तरह से आपने चलना है। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, देखो ये सर्किट उस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। रजिस्टर्स की कह लो कि तादाद से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वायर ऐसे ही होनी चाहिए कि तीनों की तीनों वायर्स आपस में पैरेलल में लगी होनी चाहिए। अब मैं IS को कैसे फाइंड आउट करूंगा, I1 को फाइंड आउट करने के फार्मूले से, यानी करंट डिवीजन रूल ही लगाऊंगा लेकिन I1 को मालूम करने के लिए, और वैसे ही मालूम हो जाएगी जैसे I3 की मदद से I1 फाइंड आउट हो गई थी। तो देखें, मैं लगाने लगा I1 को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ भाई यूजिंग करंट डिवीजन रूल मैं I1 को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो ये I1 की वायर है, टोटल वायर। इसका देखो एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन है इस वायर के साथ, और दूसरा टर्मिनल होल वायर का यहाँ पे कॉमन है 7 किलो ओम के साथ, यानी ये तीनों वायर्स आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं, तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लग सकता है। तो देखें I1 है ना, जैसा कि उसका कहना है जिस वायर की आप करंट फाइंड आउट कर रहे हो उसके पैरेलल वायर की रेजिस्टेंस ऊपर रखो। तो इस वायर के पैरेलल में कौन सी वायर लगी हुई है, वो है 7 किलो ओम वाली वायर, तो इसकी रेजिस्टेंस आ गई ऊपर। उसके बाद बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी पैरेलल वायर की रेजिस्टेंस प्लस उसकी अपनी वायर की रेजिस्टेंस। इसकी अपनी वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, 3 किलो है और 1.2 है, तो ये बटे में आ जाएगी इनके अंदर। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई करवा देंगे सप्लाइड करंट के साथ या कह लो टोटल करंट के साथ। टोटल करंट कौन सी थी, IS थी, जो आकर यहाँ पे दो हिस्सों में तकसीम हुई थी, तो वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो गई। अब देखें आपके पास IS का फार्मूला बन गया, क्योंकि आपको I1 की वैल्यू पता है, तो IS यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है जी, IS इसी साइड पे रह गया। पहले नंबर पे हम देखते हैं ये बनता क्या था। ये देखो ऊपर 7 है, नीचे बच्चों आपके पास बनता था 10 और 11.2, 7/11.2 किलो, किलो से कट गया। ठीक है जी, और 7, तो ये जो बटे वाला 11.2 है ये उधर पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, 11.2 साथ में जो किलो था ना, दोनों का ऊपर किलो था और नीचे भी 1 किलो था, वो आपस में कट चुके होंगे। तो यहाँ पे जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो चुका होगा, साथ में आ जाएगा I1। ठीक है जी, यानी ये पलट कर उधर चला गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखिए 11.2 बटे में 7 मल्टीप्लाई विद I1 की वैल्यू जो कि हमारे पास 5 मिली आई हुई है। अब करते हैं जी कितनी बनती है, IS इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, 11.2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 7, तो ये बच्चों आपके पास आती है 8 मिली एम्पेयर।
ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।